प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के दूसरे पार्ट का जो है विस्तृत अध्ययन करना है। तो दूसरे पार्ट का नाम है मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण। तो इसमें सबसे पहले मात्रक क्या होता है? वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए किया जाता है। उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। फिर आंकिक मान क्या है? जो उस भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, आंकिक मान कहलाता है। इसमें नोट करके एक बात ध्यान रखनी है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें मीटर की परिभाषा क्या है? मीटर किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299792458वें समयांतराल में तय किए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है। ऐसे कह सकते हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के 299792458वें समयांतराल यानी 1 सेकंड का इतना भाग में जो तय की गई लंबाई होती वह 1 मीटर होती है। किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अब सेकंड क्या है? 1 सेकंड वह समयांतराल है जो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण 9192631770 आवर्तकालों के बराबर हो। अब दूरियों का मापन कैसे करते हैं? तो छोटी दूरियों के मापक यंत्र कौन कौन से हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स इस मापक यंत्र का उपयोग छोटी दूरियों को मापने में किया जाता है। इस मापक यंत्र में 2 पैमाने होते हैं। एक पैमाने को लिखा जाता है मुख्य पैमाना और दूसरे पर का पैमाना होता है वर्नियर पैमाना। इस यंत्र की अल्पतमांक 0.1 mm होती है और अल्पतमांक का जो सूत्र होता है मुख्य पैमाने के एक खाने का मान और बटे वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या 10 होती है, इसलिए यहाँ पर बटे 10 लिखा जाता है। और मुख्य पैमाने के खाने का मान 1 mm होता है, तो 1/10 यानी कि 0.1 mm ये इसका अल्पतमांक होता है। स्क्रू गेज या पेच मापी, यह पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेच का सिद्धांत का, जैसे पेच को हम घुमाते हैं दक्षिणावर्त तो आगे जो है उसकी नोक आगे की तरफ खिसकती है। इसमें भी 2 पैमाने होते हैं, एक होता है मुख्य पैमाना और दूसरा होता है वृत्तीय पैमाना। वृत्तीय पैमाने पर जो खानों की संख्या होती है वो 100 होती है। पेच को एक पूरा चक्कर घुमाने पर पेच द्वारा चली गई दूरी को पिच कहते हैं या इसको हम चूड़ी अंतराल भी कहते हैं। और इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm के बराबर होता है। अगला देखिए कि बड़ी दूरियों का मापन, जो बड़ी दूरियों के मापन में कोणीय मापें सहायक होती हैं। कोणीय मापों की सहायता से बड़ी दूरियों का मापन होता है।
लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों को मापा जाता है। फिर है द्रव्यमान का मापन। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या है? वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध करने वाला गुण रखती है उसे हम जड़त्व कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। जड़त्व का मापन जड़त्वीय तुला से किया जाता है। फिर अगला है इसमें त्रुटि। किसी माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान का जो अंतर है उसे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। नहीं, कोई भौतिक राशि है उसका वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। फार्मूला होता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान। वास्तविक मान डिफरेंस क्या होता है? प्रेक्षित मान। अगला है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए अपान ए। प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और प्रतिशत में व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। सार्थक अंक। सार्थक अंक किसी भौतिक राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। सार्थक अंकों की पहचान के नियम क्या हैं? पहला नियम यह है कि संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। जैसे यहां पर हम संख्या को लिख दें 4 5 6 7 1, तो इसमें कोई ये जितने भी प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है। फिर दशमलव तथा दशमलवहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई दशमलव संख्या, किसी में दशमलव लगा हो किसी संख्या में और किसी में दशमलव नहीं लगा हो, तो उनके बीच जो भी जीरो लिखे होंगे वो सब सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं 7, तो इसमें दशमलव कहीं तो लगा नहीं, बीच में यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो 46057 में
सार्थक अंक बराबर हो जाएंगे 5। और जैसे यहां दूसरी संख्या लिख लें 1010025, तो इसमें जो सार्थक अंक देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर 6। फिर दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं। ऐसे मान ले दाईं ओर कोई अंक लिखा हो 0, तो वो सार्थक अंकों में यहाँ पर ये जो है नहीं गिने जाएंगे। जैसे यहाँ पर कोई ये संख्या हम ऐसे लिख देते हैं कि दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों में गिने नहीं जाते। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 25 और 2 0 लिख दिए, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक होंगे केवल 2। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट करके लिखी है, वो नोट क्या है? यदि दी गई संख्या वास्तविक माप पर आधारित है, मतलब यहाँ पर यदि हम ऐसे लिख दें 2500 किलोग्राम, तो फिर ये 2 सार्थक अंक भी गिने जाएंगे। तो आपको यहाँ लिख देना है सार्थक अंक बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर जितने अंत में शून्य होंगे वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन यदि ये संख्या वास्तविक माप पर आधारित है, किलोग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लिखा है, तो आपको यहाँ पर ये 2 0 जो है वो सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में शून्य सार्थक अंक गिने जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ये लिख दें 0.5600, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी सार्थक अंक बराबर 4। 5 नंबर पॉइंट है, दशमलव के बाद शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 0.005, तो इसमें सार्थक अंक केवल 1 होगा। सार्थक अंक 1 होगा। अब गणना द्वारा प्राप्त फलों के निरर्थक अंकों का निर्धारण कैसे करते हैं ये देखना है। जैसे यहाँ पर यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है अथवा 5 के बाद 0 है, तो रखे गए अंकों में यदि विषम संख्या है तो वह जोड़ दिया जाएगा, यदि सम है तो वह अपरिवर्तित रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये कह रहे 5 से यदि आखिरी अंक छोटा है, जैसे यहाँ पर हमें लिखते हैं 3.454 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 से क्या है? छोटा है। ये जैसे हम यहाँ पर अंक छोड़ रहे हैं तो 5 से क्या है? छोटा है। तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक अपरिवर्तित रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 को ऐसे हटा देंगे, 5 का 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब बदलेंगे तो ये बदल के संख्या हो जाएगी 3.45। अब छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक यदि 5 है तो इसके पश्चात कुछ अशून्य अंक आ जाते हैं, तब
तब रखे गए अंक में एक जोड़ दिया जाएगा, चाहे रखा गया अंक सम हो अथवा विषम हो। यदि कोई शून्य आ जाता है तो यहाँ पर आपको उसमें रखे गए अंकों में इसको हम जो है जोड़ेंगे, और चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। गणना में सार्थक अंकों का प्रयोग क्या होगा, ये बात ध्यान रखना है कि जोड़ और घटाते समय अंतिम परिमाण में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या के माप में है। तो जोड़ में इस बात का ध्यान रखेंगे, जोड़ते समय हमको उतने सार्थक अंक रखने हैं जितने कि सबसे कम संख्या वाली अंक में होते हैं। तो इस तरह से ये आज का सेशन रहा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।